स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन चंपारण ने बिहार चुनाव से पहले सियासी पारा हाई कर दिया है। आज पीएम मोदी ने चंपारण को 7,000 करोड़ से अधिक की सौगात दी। इस दौरान मोतिहारी में पीएम मोदी ने एक और जहां पूरब के विकास का संकल्प दोहराया, तो वहीं मोतिहारी को मुंबई बनाने का प्रण भी बताया। इसके साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीए की बदले की राजनीति को हमने बदल दिया है। पीएम मोदी ने चंपारण दौरे में राज्य में सियासी टेंशन को बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव ने मोदी के मोतिहारी आगमन पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी, मोतिहारी की चाय अब भी फीकी है। वहीं कांग्रेस ने बिहार में बढ़ते क्राइम पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। मोदी के चंपारण मिशन से विपक्ष को क्यों हो रही टेंशन? चुनाव से पहले मोदी के पूरब विकास का प्रण, क्या मोतिहार का होगा कायाकल्प? इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ कहा। बिहार के पास न सामर्थ्य की कमी है और न ही संसाधन की। आज बिहार के संसाधन बिहार की प्रगति का माध्यम बन रहे हैं। आप देखिए, एनडीए सरकार के प्रयासों के बाद से ही मखाना की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, क्योंकि हमने यहां के मखाना किसानों को बड़े बाजार से जोड़ा। अभी ऐसे कितने ही उत्पाद और हैं जो बिहार के किसानों को, बिहार के युवाओं को दुनिया भर के मार्केट से जोड़ेंगे। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है। नीतीश जी की सरकार ने यहां लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। उसी का परिणाम है आज बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर थे। चंपारण की धरती को करोड़ों की सौगात दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिहार चुनाव से पहले मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी वादा अनुसार बिहार में एक चीनी मिल तक नहीं खुलवा सके, बाकी उद्योगों की तो अपेक्षा करना बेकार है। सब कुछ तो प्रधानमंत्री जी गुजरात ले गए, बिहार को तो सिर्फ जुमले देने आते हैं। तेजस्वी यादव का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक इमेज भी लगाई गई है और इसमें लिखा गया है, मोदी जी, मोतिहारी की चाय अब भी फीकी है। तो ये ट्वीट तेजस्वी यादव का सामने आया। विपक्ष लगातार हमलावर है। सभी दल अपनी अपनी सियासी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव करीब हैं और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, टेंशन, सियासी टेंशन जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। सरगर्मी बढ़ गई है बिहार में। लगातार प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं बिहार के। साल भर की बात की जाए तो 5वां दौरा, एक महीने के भीतर ये दूसरा दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चंपारण की धरती पर करोड़ों की सौगात देने पहुंचे मोदी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बढ़ते क्राइम को लेकर मोदी पर निशाना साधा और उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े किए। क्या कुछ कहा, सुनिए। नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले फीता काटने बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने 35 मिनट का भाषण भी दिया।
लेकिन क्या इस भाषण में उन्होंने दिन दहाड़े लगातार हो रही हत्याओं पर कुछ कहा? क्या उन्होंने धड़ल्ले से बढ़ते हुए अपराध और अराजकता जो बिहार में हो रही है उस पर कुछ कहा? क्या उन्होंने ध्वस्त कानून व्यवस्था की भर्त्सना करी? क्या उन्होंने किसानों को अपराधी और हत्यारा कहे जाने का विरोध किया? और क्या उन्होंने दिन दहाड़े होती वोट चोरी पर एक भी शब्द कहा? इन सब सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि इन सवालों का जवाब देने के लिए नैतिकता और हिम्मत चाहिए, जिन दो चीजों से नरेंद्र मोदी जी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन सेना का श्रेय लेने की कोशिश में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर किया, तो सोचा याद दिला दूं, 88 दिन हो गए हैं, एक भी आतंकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और जिन बेटियों का सिंदूर उजड़ा था वो आज भी न्याय की आस में है। बतकही छाटते रहिएगा मोदी जी, फीते भी काटते रहिएगा, लेकिन जिन मुद्दों से बिहार जूझ रहा है, जिन मुद्दों से देश जूझ रहा है और जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका भी तो जवाब दीजिए। तो वहीं आपको बताते चलें कि चंपारण का राजनीतिक महत्व बिहार में कितना है। कुल विधानसभा सीटें 21 है और पूर्वी चंपारण की बात की जाए तो यहां पर 12 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा अगर पश्चिमी चंपारण की बात की जाए तो यहां पर बताते चले आपको कि 9 सीटें जो हैं वो चंपारण में आती हैं। वहीं कुल सीटें 21 है और इनमें से 17 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहां 15 सीटें हैं, जबकि 2 जेडीयू के खाते में और 4 सीट पर महागठबंधन चुनाव जीती थी। बीते चुनाव 2020 की अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव में आरजेडी के खाते में 3 सीटें आई थी, वहीं सीपीआई के खाते में जो है 1 सीट आई थी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो चंपारण में बीजेपी का दबदबा देखने को मिलता है और यही वजह है शायद कि अपनी सीटों को कायम रखने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चंपारण दौरा इसीलिए बेहद अहम माना जा रहा है। पूरब संकल्प आज मोदी का जब उन्होंने बयान दिए, बड़ी बातें बता रहे हैं आपको। पश्चिम में मुंबई की तरह पूरब में मोतिहारी का नाम हो, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। जैसे अवसर गुरुग्राम में है वैसे ही मौके गया जी में भी बने, पुणे की तर्ज पर पटना में भी औद्योगिक विकास हो, ये बयान की बड़ी बातें। और कहीं ना कहीं पीएम मोदी का पूरब संकल्प सूरत की तरह ही संथाल परगना का विकास हो। उन्होंने कुल मिलाकर बिहार और बंगाल दोनों पर जो सियासी जमीन है वो तराशने की कोशिश की। जयपुर की तरह ही उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि जलपाईगुड़ और जाजपुर में टूरिज्म का रिकॉर्ड बने, बेंगलुरु की तरह वीरभूमि के लोग जो हैं वो आगे बढ़े। बताते चले आपको कि पश्चिमी देशों को जिस तरीके से कंपटीशन दे रहे हैं पूर्वी कंट्रीज, पूर्वी नेशंस, उसी की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरब संकल्प जनता के सामने रखा। बिहार की चंपारण की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने जहां एक और गांधी जी को याद किया, वहीं दूसरी तरफ अपना पूरब संकल्प जनता को बताया। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ दौरे पर हैं बिहार के। साल भर की अगर बात की जाए तो ये 5वां दौरा था जहां बिहार के चंपारण में प्रधानमंत्री पहुंचे। उस दौरान भव्य शो का आयोजन किया गया था। 7,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और इस दौरान उन्हें कई उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कई तोहफे भी भेंट किए। वहीं इस दौरान विपक्ष हमलावर है। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ दौरों से कहीं ना कहीं विपक्ष को भी जो टेंशन है वो बढ़ गई है। तेजस्वी यादव ने जहां ट्वीट करते हुए चीनी मिलों को लेकर सवाल खड़े किए, तो वहीं कांग्रेस ने प्रश्न किया कि बढ़ते क्राइम पर, बढ़ते अपराध के मामलों पर चुप क्यों है प्रधानमंत्री। बताते चले आपको कि बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता नजर आ रहा है। चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद जो सियासत है वो और तेज हो चुकी है। गोपाल खेमका और उसके बाद अस्पताल में जिस तरीके से एक बड़ी वारदात को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया, उससे बिहार की सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चंपारण दौरा, कहीं ना कहीं विपक्ष इस आस में बैठा था कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे, लेकिन बढ़ते क्राइम पर नरेंद्र मोदी की चुप्पी ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का। कांग्रेस ने बिना मौका गंवाए तुरंत कांग्रेस प्रवक्ता का बयान सामने आ गया। सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले पर जहां नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं तेजस्वी यादव का प्रश्न कि
बिहार में एक भी चीनी मिल अब तक क्यों नहीं खुलवा पाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बिहार सिर्फ जुमले देने आते हैं प्रधानमंत्री, और सारी जो सुविधाएं हैं वो सब कुछ प्रधानमंत्री जी गुजरात ले गए। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये दावा करते आए कि मोतीहार मुंबई की तरह बन जाएगा, गया गुरुग्राम की तरह विकसित हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के ये बयान। चुनाव से पहले सियासी संग्राम जो है वो देखने को मिल रहा है। बताते चले आपको कि आज 2 राज्यों के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के बाद, बिहार को चुनावी सौगातें देने के बाद प्रधानमंत्री बंगाल भी पहुंचे और यहां पर ममता दीदी की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। बंगाल के दुर्गापुर को 5,000 करोड़ से अधिक की चुनावी सौगात दी, वहीं दूसरी तरफ पूरब के विकास का संकल्प दोहराया। बंगाल और बिहार दोनों ही राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ दौरे और रैलियां जहां विपक्ष की टेंशन बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये चुनावी सौगातें कितनी कारगर साबित होंगी आने वाले चुनाव के लिए, ये अहम सवाल होगा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ चुके हैं। विनय तिवारी जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही साथ राजेश जैन जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू से हमारे साथ आशीष बलदानी जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ आरजेडी से बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और सबसे पहले राजेश जैन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। साल भर की बात की जाए तो 5वां दौरा बिहार का, कितना कारगर साबित होगा? क्या ये माना जाए कि बिहार में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी? की सरकार है और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार जो है सेवरल डायमेंशनल प्रगति कर रहा है। कोई भी विकास का ऐसा कोना नहीं है जो कि अछूता रहा, चाहे वो बिहार के कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे बिहार के अंदर इलेक्ट्रिक का मामला हो, चाहे सरकार के द्वारा संपोषित जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का मामला, कोई छूटा नहीं है। इसीलिए बीजेपी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार के अंदर में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। इसमें किसी को आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि शायद बीजेपी महाराष्ट्र प्लान जो है वो बिहार में भी लागू करने की फिराक में है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कमान संभाले हुए हैं। ऐसा है क्या? देखिए, राजनीति के अंदर में तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं। अब महाराष्ट्र मॉडल क्या है ये तो विशेषज्ञ बता सकते हैं। हम लोग बिहार के लोग हैं और बहुत ही सिंपल मॉडल पर चलते हैं। जहां तक आज 7200 करोड़ रुपए की योजनाएं मोदी जी ने बिहार को सौंपी, बिहार को दिया। आज 4 अमृत भारत नई ट्रेन चली। तो ये विकास की निरंतर प्रक्रिया है। मोदी जी को बिहार की इतनी चिंता है, आपको क्या बताऊं। आज जो सड़कों का नेटवर्क है हमारा, आप उसको देख लीजिए। और इसी के साथ साथ बिहार सरकार में भी नीतीश जी ने भी उसको फॉलो किया। उन्होंने भी कहा कि हम जहां भी आप रहते हो वहां से पटना पहुंचने की जो दूरी आप तय करते थे, जो समय आपको लगता था, उसको हम हाफ करने जा रहे हैं। ठीक है राजेश जैन जी, आप कह रहे हैं मोदी जी को बिहार की बेहद चिंता है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई चीनी मिल गायब है, जो वादा किया था वो निभाया नहीं। मोतीहारी में जो चीनी मिल है वो अभी तक नहीं बन पाई, क्या कहेंगे? देखिए, मोतीहारी का चीनी मिल जो है ये मुद्दा है। ये मोतीहारी के स्तर पर वहाँ हमारे माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी ने उसकी पूरी प्रक्रिया ठीक है, ये अलग मुद्दा है, इसकी प्रक्रिया हो चुकी है। बलदेव मिश्रा जी, बलदेव सिंह जी माफ कीजिएगा, आपसे इस बारे में जानकारी लेना चाहूंगी मैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई चीनी मिल जो है वो अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है। मोतीहारी में मोदी और तेजस्वी को याद आती है चीनी, क्या वजह है? अभी चुनावी समर है, मोदी जी के आंधी तूफान दौरे चलेंगे, लेकिन जो वादे बिहार का दौरा कर चुके हैं। चीनी मिलों की बात हुई, आज तक चीनी मिलें नहीं खुली। एयरपोर्ट की बात हुई, आज तक एयरपोर्ट नहीं बना। बस ये चुनावी आश्वासन ही खाली दे रहे हैं और वादे ही कर रहे हैं,
लेकिन इस पे आज तक बिहार पे मोदी जी की नजर गई ही नहीं है। जब चुनाव का वक्त आएगा ये लोग वादे करेंगे, अब वादे करके ये सिर्फ चुनावी वादे हैं, धरातल पे इन लोगों ने कोई काम नहीं किया वहां। और आप अब चुनाव की घोषणा हो गई तो मोदी जी के दौरे, सारे मंत्रिमंडल के इनके दौरे चलेंगे और काम के नाम पे इन लोगों ने पूरी बिहार की जनता को बरगला के छोड़ दिया। आज ये स्थिति आ गई है कि बिहार की जनता मोदी जी के नाम से और मुख्यमंत्री के नाम से एकदम पीछे हट गई। अब ठीक है इनके वादे बलदेव वहां सिंह जी, चलेंगे बिहार नहीं। की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मोदी के नाम से पीछे हट गई है, ये दावा कर रहे हैं आप। एकदम आशीष 100% जी क्या कहेंगे भाई इस पर? देखिए जो जमीन में करके नौकरी पाते, लेकिन और जिस ठीक है राजेश जैन जी, लौटूंगी आपके पास। आशीष बलिदानी जी को, ठीक है नहीं राजेश जी मौका दूंगी मैं आपको बात रखने का। आशीष जी जी बिल्कुल। देखिए विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना रह गया है, टीका टिप्पणी करना रह गया है, क्योंकि काम करना उन्हें आता नहीं है। आज बिहार के लोग पुनः अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे जब मोदी जी ने बिहार दौरे में ये कहा कि समृद्ध बिहार हर युवाओं को रोजगार। लेकिन जो महागठबंधन है और महागठबंधन के साथ जितने भी दल हैं उन सभी का नारा मैं आपको बताना चाहूंगा। उनका नारा यही है कि चलो लूटे बिहार और लालू के परिवार को दे रोजगार। इसी को उद्देश्य मानते हुए, इसी को अपना सब कुछ मानते हुए महागठबंधन काम करती है। उन्हें काम नहीं करना है, आलोचना करनी है। और बिहार की जनता भी देख चुकी है। और आज लालू प्रसाद यादव जी का जो घोटाला चल रहा था, जो जमीन के बदले नौकरी वाला केस चल रहा था, उसमें भी उन्हें राहत नहीं मिली है। आज आप देखिएगा कि बिहार को जिस प्रकार से महागठबंधन के लोगों ने लूटा है, आज पूरा देश शर्मसार है। पूरा देश लालू प्रसाद यादव जी के नाम से शर्मसार है। और उनका जो लड़का है तेजस्वी यादव जी, जो अपने आप को आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। अब ये बताइए कि ये जो अपना एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाया, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री, जिनके माँ मुख्यमंत्री, लंबे समय तक राज किया और जो खुद का भविष्य नहीं बना पाया, वो बिहार का भविष्य क्या बनाएगा? बिहार के बच्चों का भविष्य क्या बनाएगा? तो बिहार के लोग ऐसे हाथों में कैसे बिहार के सत्ता को सौंपेंगे? सीधी सी बात है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटना चाहते हैं। बिहार की गरीब भोली भाली जनता को गुमराह करके फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। और इनका कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है। हाँ ठीक है आशीष जी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये जो आरोप लगाया है कि भाई वादे के अनुसार बिहार में एक भी चीनी मिल तक खुलवा नहीं पाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जब से देश का कमान आदरणीय मोदी जी ने ठीक है, तो ये माना जाए क्या कि बिहार में चीनी मिल खुल गई है? नहीं, बिहार का देश का आशीष बलदानी जी, बिहार में कितनी चीनी मिले हैं? बिहार में कितनी चीनी मिले हैं आशीष जी? निश्चित तौर नहीं, अगर ये आरोप झूठे हैं विपक्ष के, तो फिर कितनी चीनी मिले बिहार में खुल चुकी हैं? देखिए विपक्ष जो कहता है उसको कहने दीजिए, क्योंकि विपक्ष को कहना नहीं आता है, कुछ करना नहीं आता है। और नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी ने करके दिखाया है, युवाओं को रोजगार देके दिखाया है। और आज बिहार में जो रोजगार बढ़ रहा है, ये आदरणीय नेता नीतीश कुमार का सोच, नीतीश कुमार का विजन और नीतीश कुमार का बेहतर। ठीक है आशीष बलदानी जी, प्रदीप सिंह जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह जी, सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार के दौरे पर थे। चंपारण को 7,000 करोड़ से अधिक की सौगात दी और इस दौरान विपक्ष पर, यूपीए सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। और ये भी कहा उन्होंने कि 10 सालों में यूपीए सरकार ने बिहार को कुछ नहीं दिया, केवल बदले की राजनीति की। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे तो बिहार के लोगों ने समझा था कि शायद प्रधानमंत्री जी बढ़ते हुए अपराध पर कुछ बोलेंगे,
शायद प्रधानमंत्री जी महिला सुरक्षा पर कुछ बोलेंगे, शायद प्रधानमंत्री जी जो युवा पलायन कर रहा है बिहार से इस पर कुछ बोलेंगे, शायद प्रधानमंत्री जी किसानों की आय पर बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ नहीं बोले। निश्चित तौर पर बिहार का युवा पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ है, किसान पूछ रहा है कि हमारी आय दुगनी कैसे होगी, और महिला पूछ रही है हमारी सुरक्षा की व्यवस्था क्या। प्रधानमंत्री जी इस पे मौन रहे। प्रदीप सिंह जी, प्रधानमंत्री जी ने करना चाहूंगी आपको। नीतीश बाबू तो कह रहे हैं ना कि 1 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। लगभग इससे 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान वहां के बेरोजगार दफ्तर पर अपना नाम अंकित कराने के बाद प्रदेश से बाहर पलायन करने पर मजबूर है। इस पर नीतीश बाबू क्या बोलेंगे? नीतीश बाबू क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल से लेकर अस्पताल से लेकर थाने तक, थाने से लेकर घरों तक ना व्यापारी सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है। इस पर मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे? देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे? देश के प्रधानमंत्री जी से बिहार की जनता पूछना चाहती है कि आप बताइए, आप वोट चोरी पे कम से कम बोल दिए होते। वोट जिस तरीके से वोट चोरी हो रही है, लगातार एक जो सम्मानित पत्रकारगण हैं वहां जा रहे हैं, वहां से स्टोरियां आ रही हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि, और वहां के कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझ है, हम पूरी ईमानदारी के साथ हम मतदाता सूची तैयार नहीं कर सकते। मतदाता सूची के जो 11 लिस्ट में जो 11 चीजें हैं जो आपको नागरिक साबित करती हैं, उसमें आधार कार्ड नहीं है, उसमें वो वोटर आईडी नहीं है जिस वोटर आईडी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, जिस वोटर आईडी से नीतीश बाबू आपकी सरकार बनी थी, उस वोटर आईडी भी संदेह के घेरे में है। आधार जिससे हम निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, आधार जिससे हम निश्चित तौर पर जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, और तमाम जगहों पे आधार लेकर हम किसी भी जगह पर व्यवसायिक संस्थान पर रुक सकते हैं, वो हमारा पहचान पत्र है। वो हमारी नागरिकता साबित नहीं कर रहा है, वो हमें नागरिक बनने का अधिकार को छीनने की कोशिश कर। 11 जो चीजें हैं उसमें न तो जो हमारा वोटर आईडी है, ना आधार कार्ड है। इस पर प्रधानमंत्री जी कुछ भी नहीं बोलते। जिस तरह से वोटों की चोरी हो रही है, जिस तरह अपराध बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री किसानों को अराजक और आतंकवादी कहा जा रहा है, इस पर देश के प्रधानमंत्री को कुछ बोलना चाहिए था, और बिहार के आवाम इन्हें माफ नहीं करेगी। ठीक है, विनय तिवारी जी, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं बिहार के, राज्य का ये 5वां दौरा था, और खास तौर से चंपारण जहां पर दबदबा भी है भारतीय जनता पार्टी के पास, यहाँ पर जो है कई सीटें हैं। किस में अगर बात की जाए तो माना जाता है कि 15 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में हैं इस वक्त। क्या ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं उन सीटों पर अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश में जुटी है, जो जहां पर पहले से उसकी जो जमीन है वो मजबूत है? वहीं दूसरी तरफ क्या ये नीतीश बाबू के लिए खतरे की घंटी हो जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब होती है तो? देखिए अदिति जी, नरेंद्र मोदी जी का तो एक वो शैली है कि वो 365 दिन कभी भी वो छुट्टी पे नहीं रहते हैं, और वो हमेशा सरकार चलाने के साथ साथ चुनावी मोड में भी रहते हैं। और ये कोई बिहार ही नहीं है, वो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो नरेंद्र मोदी की रैलियां ताबड़तोड़ शुरू हो जाती हैं, और भाजपा के वो एकमात्र स्टार प्रचारक हैं, सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। भाजपा कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरीके से जो है यूटिलाइज करती है, उनको कैश करती है, तो इसलिए जो है उनकी जो भी चुनावी सभाएं हैं वो शुरुआत से ही लग जाती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कुछ नया कोई काम किया है। वो हमेशा जहां भी किसी भी स्टेट में अगर कोई चुनाव नज़दीक आता है तो उनकी रैलियां संगठन के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पे आयोजित की जाती हैं। दूसरी चीज़ एक ये है कि जो दूसरा क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे चंपारण को लेके जो आप बोल रहे हैं, निश्चित तौर पे वो भाजपा का गढ़ है, और 21 सीटों में से 17 एनडीए जीता था, और उसमें से 15 भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो सीटें गई थीं। जनाधार बढ़ाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ये तो अवश्य चाहेगी कि जो चंपारण का जो गढ़ है वो उसको वो बरकरार रखें, उसकी जीत को बरकरार रखें, उसमें कुछ इजाफा कर पाएं। बहुत ज़्यादा कुछ करने को वहाँ है नहीं, 4 ही सीटें थीं जो महागठबंधन के पास थीं। अब उनको कैसे हासिल कर पाएंगे, या इनके पास से कुछ छिटक के उधर चली जाएंगी, उसी की कसमकस में उन्होंने वहाँ पे एक रैली रखी है। और
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों पार्टियां जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी चुनाव वहां पे मजबूती से लड़ रही हैं। अब ये रिजल्ट ही बताएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा, अभी फिलहाल ऐसा कुछ एनडीए ने घोषित नहीं किया, ये बताया है कि नीतीश कुमार के जो है अगुवाई में वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये नंबर बताएंगे कि किस पार्टी को कितने नंबर आए हैं, तभी उसके बाद उस पर जो है आगे की जो है चर्चा की जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में भी एक एग्जाम्पल है आपके पास, मध्य प्रदेश में भी शिवराज चौहान के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया था, लेकिन जब डिक्लेरेशन सब हो गया था, सीटें जब आ गई थी, डिक्लेयर हो गई थी, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनका सीएम फेस वहां पे दूसरे को रखा था। लेकिन चूंकि वहां केवल भाजपा का मामला था, यहाँ एनडीए का है, भाजपा बहुत सोच समझ के इस पे आगे बढ़ेगी, उसे सेंटर में जेडीयू की जरूरत भी है सरकार चलाने के लिए, इसलिए कुछ ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि जिससे जेडीयू को खफा किया जा सके। बिल्कुल बलदेव सिंह जी, बीजेपी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे जेडीयू को खफा किया जा सके, ये कह रहे हैं हमारे साथ विनय तिवारी हैं, जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। लेकिन आखिर क्यों विपक्ष की जो टेंशन है वो बढ़ जाती है जब जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार जाते हैं? डर सता रहा है क्या? बलदेव सिंह जी, क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? बलदेव भाई निकल गए। बलदेव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेश जैन जी, विपक्ष ये सवाल लगातार उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्राइम पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, आपराधिक मामलों पर आज क्यों चुप रहे मोदी? मैं आपको बताता हूँ अदिति, आपने जो भी सवाल पूछा है बलदेव जी से कि नरेंद्र मोदी के आने से पेट में कुलबुलाहट क्यों होती है, दरअसल वो कुलबुलाहट नरेंद्र मोदी के आने से नहीं हो रही है। ये जो 57 लाख फर्जी मतदाता हट गए हैं, उसी में हमारे कांग्रेसी साथी प्रदीप जी भी बहुत परेशान दिख रहे हैं और बलदेव जी भी परेशान है। बलदेव जी ने तो डिबेट, ठीक है राजेश जैन जी, लेकिन इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए, क्योंकि विपक्ष लगातार परेशान है। विपक्ष को ये आस थी कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री चंपारण आ रहे हैं, हाल ही में इतनी बड़ी घटना हो गई, एक अस्पताल में एक युवक को घुसकर जो है गोली मार दी गई, हालांकि हिस्ट्री शीटर था बदमाश, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान तो खड़े होंगे ही। विपक्ष को आस थी कि बढ़ते आपराधिक मामलों पर, बढ़ते क्राइम के ग्राफ पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे, लेकिन हुआ नहीं। आप गोपाल खेमका से लेकर 4 अपराधों की गणना कीजिए, उनको डाटा बताइए कि जितने अपराध हुए हैं उसमें सारे के सारे अपराधी पकड़े गए। कानून व्यवस्था, कानून का इकबाल बुलंद है, कानून का राज कायम है। अब गैंगवार में यदि कोई अपराधी मारा जाता है तो कानून को कोई हाथ में लेता है तो वो भी पकड़े जाएंगे। हमारे पास इस सरकार में ऐसी कोई आपको एक आप घटना बता दीजिए जिसमें किडनैपिंग करने वाला लालू जी के चरणों में बैठा हुआ मिले आप, जिसमें किडनैपिंग करने वाले लोग एक अन्य मार्ग में बैठ करके वहां से समझौता कराते थे। है आपके पास कोई ऐसा कारण है कि बेटी की शादी में पटना के शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी? आप किसकी बात कर रहे हैं? आज ये सरकार है एक जवाबदेह सरकार। इस सरकार की बात आप देखिए कि ये 4 घटनाएं हुई हैं, गोपाल खेमका के हत्यारे नहीं पकड़े गए क्या? जो भी आप घटना उठा लीजिए सिलसिलेवार, आप उसको देख लीजिए तो अपराध पर लगाम लगाने की नीयत से काम करते हैं, नीयत अच्छी। और जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, वो आपने कहा कि अपराध पर क्यों नहीं बोलते, अपराध राज्य सरकार का काम है, वो देख रही है, वो विकास पर बात करेगी। ठीक है, प्रदीप सिंह जी क्या कहेंगे इस पर? राजेश जैन जी कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार लगाम लगाने का काम करती है, अपराध पर बोलने का काम नहीं करती। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ आंकड़े भी ले आया करिए। आपकी सरकार के आंकड़े हैं, बिहार आज जब महिला अपराध में नंबर 2 पर है, हत्या के अपराध पर देश में नंबर 2 पर है। और हम बात करते हैं, आप बात करते हैं व्यापारी आपके यहाँ मारा जा रहा है, नौजवान आपके यहाँ मारा जा रहा है। जो आपने एक बात कही थी उस पर हम कहते हैं आपकी सरकार में महिला संरक्षण गृह से तमाम लड़कियों का सप्लाई होना और आपकी सरकारी नेत्री का उसमें सम्मिलित होना, ये पिछली सरकारों में लोगों ने देखा है, आपकी सरकार में देखा है।
और हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी चंपारण गए थे, चंपारण से लेकर पूर्णिया तक। अब बता दीजिए क्या परिस्थितियां हैं बाढ़ की, जरा बताइए। सड़क है या सड़क में नदी बह रही है, इस पर भी प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था? बेरोजगार नौजवानों पर उनको बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था? वोट की डकैती पर बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था? किसानों की आय पर बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था? आय दुगनी करने का वादा करते करते आपने किसानों की आय 17 रुपए और खर्चे 32 रुपए कर दिए। और आप किसानों पे कहीं पर कुछ बोलेंगे, नौजवानों पर बोलेंगे? निश्चित तौर पर बिहार का नौजवान, बिहार का किसान और महिला सुरक्षा की बात करती हुई वहां की आधी आबादी आपको इन व्यवस्थाओं का जवाब देगी। और आइए प्रदीप जी लौटूंगी आपके पास, आशीष जी से कमेंट ले लेते हैं। आशीष बलिदानी जी, बिहार में क्राइम बढ़ रहा है और कांग्रेस लगातार ये बोल रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आज नीतीश कुमार को बढ़ते आपराधिक ग्राफ पर चुप्पी तोड़नी चाहिए थी, कुछ बोलना चाहिए था। देखिए, आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी का काम बोलता है और महागठबंधन के लोग सिर्फ बातें बताने करने में माहिर हैं, तो उनको तो सिर्फ बातें करना है ना। लेकिन नीतीश जी ने जब से बिहार का कमान संभाला तो उन्होंने क्या कहा, न हम किसी को बचाते हैं न हम किसी को फंसाते हैं, ये सुशासन का राज है। और नीतीश जी को लोग इन्हीं कारणों से सुशासन बाबू के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो नीतीश जी के राज में और मोदी जी के राज में ये महागठबंधन उंगली उठाने का काम ना करें, क्योंकि महागठबंधन के लोग जहां अपराध को बढ़ावा देने का काम करते हैं, वहीं जो नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए की जो सरकार है, ये जो अपराध होता है इस पे नकेल कसने का काम करती है। अपराधियों का काम सलाखों के भीतर हुआ है। आप 2005 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड को देखिए। ठीक है आशीष बलिदानी जी, आशीष जी, लेकिन सुशासन में ये तो नहीं होता है ना कि अस्पताल के अंदर घुस के गोली मार दी जाती हो। देखिए, जिस अपराधी को गोली मारा, किसने मारा, क्या नाम था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मारा गया, वो अपने घर पे कांग्रेस का जिस व्यापारी को गोली मार गए उसका अपराध बता दीजिए, उसका भी बता दीजिए। एनसीआरबी के आंकड़े क्या बता दीजिए, झूठे हैं, बताइए इस बार ये सारी बातें बताइए। एनसीआरबी के आंकड़े झूठ बोल रहे हैं, बताइए कि व्यापारी मारा गया वो भी अपराधी था, नौजवान मारा गया वो भी अपराधी था, बताइए। अब बताइए कि कुत्ता देशभक्त था और व्यापारी देशद्रोही था। कुत्ते को ढूंढने में पूरा प्रशासन लग गया और निश्चित तौर पर कुत्ता बरामद हो गया। बातें करने से नहीं होगा। यानी आशीष जी एनसीआरबी के आंकड़े भी झूठे यानी हैं, इसमें भी हिंदू मुस्लिम एंगल जो है वो खोज लिया गया। देखिए, ये लोग तो बातें करते हैं। नहीं, आपने बात नहीं की, आपने कुत्ता खोज लिया, आपने दामाद जी का कुत्ता खोज लिया। आप देखिए, अपराधी का कोई जात नहीं होता, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आज एक अपराधी की हत्या हुई है, वो अपराधी व्यापारी की जो हत्या हुई उस पर भी कुछ बोलेंगे आप? वो भी अपराधी। व्यापारी की हत्या पर कुछ बोलेंगे आप? महागठबंधन व्यापारी की हत्या पर कुछ बोलेंगे आप? ये महिला सुरक्षा पर कुछ बोलेंगे आप? महागठबंधन का इतिहास अपराधियों से रहा है। महागठबंधन का आप इतिहास उल्टा के देखिए, 90 के दशक में क्या होता था। एनसीआरबी के आंकड़े पढ़कर आए हैं आप? प्रदीप सिंह एनसीआरबी के आंकड़े पढ़कर आए हैं आप? ठीक है, विनय तिवारी जी। नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। विनय तिवारी जी, क्या कहेंगे भाई इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे वो चाहे घटना कैसी भी हो, अभी भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि गैंगवार था, वो जो है जो भी चीज़, देखिए क्राइम कहीं पे भी हो वो बेहद निंदनीय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे बिहार में जंगल राज आ गया है, हालत पहले भी बहुत बदतर थे, उनसे सुधार तो हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से सुधार हुआ हो ऐसा तो भी नहीं कहा जा सकता है। दूसरी चीज़ एक ये है कि क्राइम होना और क्राइम किस तरीके से हो रहा है वो बहुत मायने रखता है। जिस तरीके से वो पिस्टल लहराते हुए बेखौफ होते हुए हॉस्पिटल में आते हैं और उसके बाद वो मर्डर करके लहराते हुए फिल्मी अंदाज से निकलते हैं, फिर रोड पे वो पिस्टल लहराते हुए निकलते हैं, ये चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं खौफ अपराधियों के मन में नहीं है। इस पे निश्चित तौर पे नीतीश सरकार को काम करना चाहिए। देखिए,
इस परिदृश्य में एक चीज़ तो बहुत कॉमन है कि अगर पिछले कुछ सालों से देखिए 2000 से अगर हम देखें बिहार में, तो 2000 में कुछ समय के लिए नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर बने थे। फिर उसके बाद वो 2005 से अमूमन कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा जाए, थोड़ा बहुत तो छोड़ दिया जाए, अदरवाइज नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर थे। कभी भाजपा उसको सपोर्ट कर रही थी और कभी हमारे बलदेव जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन कह लें, क्योंकि अभी जब इससे पहले भाजपा से पहले वो महागठबंधन का समर्थन था नीतीश कुमार के पास, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, तो ये लोग समर्थन कर रहे थे। यानी कि सेंटर पॉइंट जो था बिहार का वो नीतीश कुमार ही थे। ये था कि कभी महागठबंधन का समर्थन था नीतीश कुमार को और कभी एनडीए का समर्थन था नीतीश कुमार को, तो उंगली नीतीश कुमार के ऊपर ही उठती हैं। इसीलिए ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो वैसे भी उम्र के उस पड़ाव पर हैं, ये शायद ही उनका आखिरी चुनाव हो, तो ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और नीतीश कुमार और खासकर जनता दल यू को इसमें एड़ी चोटी से जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा वो चाहेगी जरूर कि कहीं ना कहीं उसके नंबर ज़्यादा आए, और जब नंबर ज़्यादा आएंगे तो बार्गेनिंग पावर उनके पास बढ़ेगी। ठीक है, नंबर ज्यादा आएंगे तो बार्गेनिंग पावर बनेगी भाजपा के पास। राजेश जैन जी, देखिए तो एनडीए पूरी तरह से मजबूत है, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हर पार्टी सोचती है कि उसके पार्टी के कैंडिडेट जीते। ये कोई अनोखी बात नहीं, ये कोई इसमें कोई नाजायज भी नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ठीक है राजेश जैन जी, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये जो है, जो हलचल मची हुई है, ये कहा जा रहा है कि अगर नंबर ज्यादा आते हैं बीजेपी के खाते में तो मुख्यमंत्री का फेस जो है वो बदला जा सकता है। देखिए नीतीश के कल राजनीति में क्या होगा यह कहना किसी के लिए संभव नहीं, खास करके मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए। लेकिन हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश जी ने जो विकास की लंबी लकीर खींची है, जो दूसरे के लिए पकड़ना बहुत मुश्किल है, तो नीतीश ही हमारे लिए हमारे नेता हैं, हमारे नेतृत्व करता है। यानी आप इस बात को गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि नेतृत्व में बदलाव नहीं होगा। ठीक है, आशीष बलिदानी जी, आशीष बलिदानी जी क्या कहेंगे इस पर? आपके साथी तो बोल रहे हैं कि भाई गारंटी नहीं है इस बात की, बदलाव हो भी सकता है। देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी और जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है और एनडीए की जो बैठक हुई थी उसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा आदरणीय नेता नीतीश कुमार रहेंगे। सभी ने ये ध्वनि मत में कहा है, तो इसमें चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। किसी कागज पर नोट कर ले कि बिहार का चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। की दुनिया में रह रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। ठीक है, विनय तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनय तिवारी जी, निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री होंगे वो ठीक है आशीष जी सुन लेते हैं। विनय तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कोई दो राय नहीं है कि एनडीए में कोई फूट ऐसी नहीं है और सब लोग मिलके ही चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने एक संभावना ये बताई थी कि कहीं जो आंकड़े में कुछ अगर उलटफेर हो गया, अगर जादुई आंकड़े के पास भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली पहुंच जाती है, उसके आसपास पहुंच जाती है, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। और ये खाली भाजपा के लिए नहीं, ये महागठबंधन में भी तेजस्वी जी जो है नेता हैं, लेकिन अगर जो महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, अगर वो कुछ अच्छी सीटें ले आती है, कुछ अगर ऐसा, हालांकि उतने सीटों पे कांग्रेस लड़ ही नहीं रही है कि कंफर्टेबली अपने फुल मेजॉरिटी अपने दम पर ले आए, लेकिन अगर वो सीटें बढ़ती हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। वैसे ही भाजपा के पास ही है कि अगर कहीं आंकड़े ऐसे आते हैं कि वो बहुमत के करीब पहुंच सकते हैं, तब उस पर बात अवश्य होगी। ये नेता दोनों प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनडीए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जाहिर सी बात ये चीज़ें चैनल पे डिस्कस नहीं होती हैं, लेकिन हम एज ए न्यूट्रल वो चीज़ें आपके सामने रख सकते हैं। और भाजपा ने आगे किया भी है, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में उन्होंने किया नहीं है, वो किया भी है। क्या बलदेव सिंह जी से संपर्क हो गया है? कांग्रेस बिल्कुल सरेंडर कर चुकी है। राहुल जी के सामने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लात मारकर उतार दिया गया।
कांग्रेस बेबस रही है, उसको बोलने का कोई अधिकार है क्या यहाँ? प्रदीप सिंह जी, कांग्रेस सरेंडर कर चुकी है कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। नहीं, निश्चित तौर पर राजेश जी का देखिए दबंगई तो आप दिखाई पड़ रही, जिस तरह बलिदानी जी यहाँ सरेंडर दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बार बार प्रयास किया कि नहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, और राजेश जी ने बताया कि राजनीति में कुछ भी संभव है, अगर स्थिति आई तो चेहरा बदल देंगे। महाराष्ट्र में करके हमने दिखाया है, मध्य प्रदेश में हमने करके दिखाया है, और तमाम जगहों पे हमने करके दिखाया, बार बार हमने एलाई पार्टनर को कमजोर करने की कोशिश की है। बलिदानी जी समझ लीजिए, यो बलिदानी जी डरे से हमें बता रहे हैं कि नहीं आदरणीय मोदी जी हमारे नेता, यही भय है। और हम तो कहते हैं आदरणीय नीतीश जी से, आप देखिए कई बार इस तरीके से आपके एलाई पार्टनर ने कई बार आपके साथ इस तरह की घटनाएं की हैं। अभी भी आप विचार करने की जरूरत है बलिदानी जी, आप डरिए नहीं, आप इस तरह आप एलाई पार्टनर हैं, आप एक मजबूत एलाई पार्टनर हैं, डरिए नहीं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर आपको धमका रहे हैं, ये हमें लगता है कि एक सम्राट चैनल पर बैठ के ये चीज ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ये बात तो हम आपका भय देख रहे हैं बलिदानी जी, आपका भय देख रहे हैं, आपका भय देख रहे हैं बलिदानी जी, कोई बात नहीं। देखिए ईडी सीबीआई इसका भय तो रहता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अब देखिए आप देखिए महाराष्ट्र में करके दिखाया, पहले चीफ मिनिस्टर बनाया, बाद में कहां खड़ा कर दिया, और मुस्कुरा रहे हैं राजेश जी। देखिए राजेश जी मुस्कुरा रहे हैं, और आपके भय को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। देखिए आप साफ मुस्कुरा रहे हैं, ये बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि अगर चीजें ठीक हुई तो बदल जाएगा। आशीष बलिदानी जी, राजेश जैन जी, अपने एलाई पार्टनर को धोखा देना इनके स्वभाव में है। इस बात का फिर जवाब दे दीजिए, इस बात का भी जवाब दे दीजिए आप कि क्या कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनावी मैदान में उतरेगी, या फिर अगर कांग्रेस जादुई आंकड़ा पार कर लेती है तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहेगा? क्या आपके बीच में आपका जो महागठबंधन है उसमें क्लैरिटी हो चुकी है? नहीं, निश्चित तौर पर हम मजबूती के साथ एक साथ इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा हुआ है, और हम तो कहते हैं बलिदानी से, अगर अभी भी समय है, देख लीजिए, ये धोखेबाज लोग हैं। अगर आपको उचित जगह लगे तो उचित प्लेटफॉर्म पर आइए, दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप आइए, आप बिल्कुल डरिए नहीं इनसे, और इनके दबंगई से पीछे मत हटिए। आशीष बलिदानी जी, देखिए इन लोगों ने 9 फैल के सामने घुटना टेका है, ये क्या कई बार जब इन्होंने आपको पीछे का रास्ता दिखाया तो हमने आपके लिए दरवाजे खोले थे बलिदानी जी। पूरा राजद, पूरा कांग्रेस, पूरा सीपीआई, पूरा महागठबंधन एक ऐसे लड़के के सामने घुटना टेका है जो पास नहीं कर पा रहा है, जिनके पिता की 4 घोटाला, 17 घोटाला और न जाने कितना घोटाला में लगे हुए। इतनी कठोर भाषा आप राजेश जी के लिए बोल पाएंगे? वो लगातार उन्होंने धमकाया आपको, राजेश जैन जी ने आपको पूरी तरह धमकाया, बताया कि चेहरा बदल सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है, इसका मतलब है नीतीश जी का रिटायरमेंट करीब है। अब इस तरह की भाषा अगर चैनल पर बोल रहे हैं तो अंदर खाने में क्या हो रहा होगा? बिल्कुल चिंता मत करिए बलिदानी जी, हमारे दरवाजे, इंडिया गठबंधन के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में पढ़ा लिखा नौजवान नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो बिहार के सूरत हाल को बदलने का माता रखता हो? 9वीं फैल को आप लोगों ने नाम दिया है, आप लोगों ने घुटना टेका है। एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को जो उन्होंने कहा कि अगर आंकड़े बदलेंगे तो चेहरे बदल सकते हैं, इस पर एक जवाब दे दीजिए आप। 5 मिनट और डरिए नहीं, 5 मिनट, डर के आगे जीत है। अरे डर आप लोगों को लग रहा है, कांग्रेस अपने बलबूते आज तक बिहार में चुनाव क्यों नहीं लड़ी है? जब आप लोगों को लग रहा है जिस दिन कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। ठीक है आशीष बलिदानी जी। विनय तिवारी जी, क्या लगता है किसको डर लग रहा है, कितना डर लग रहा है, क्या फैक्टर है इसके पीछे? देखिए डरने की जरूरत नहीं। ठीक है प्रदीप सिंह जी, डर तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीए में फूट नहीं पड़ सकती है। अगर पहली चीज तो नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, आगे अगर कुछ इधर उधर कुछ होता है तो जाहिर सी बात है उसमें जेडीयू का समर्थन होगा, क्योंकि बिहार की खाली बात नहीं है, जेडीयू के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के सेंटर में गवर्नमेंट चल रही है। बिल्कुल, तो वो जेडीयू को नाराज नहीं कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए जो भी चीजें आगे होंगी वो चाहे नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बने या कोई और बने, ठीक है। विनय तिवारी जी, के समर्थन से ही सारी चीजें होंगी। नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो बिहार में उनकी अच्छी खासी पैठ मानी जाती है, पहली पसंद माने जाते हैं नीतीश बाबू, और ये देखा भी गया है
कि जीते कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होते हैं, लेकिन क्या इस बार बदल सकता है? इस बार जो अप्रूवल रेटिंग है वो नीतीश कुमार जी की तेजस्वी से नीचे है। जो अभी जो 2-3 सर्वे आए हैं, सी वोटर का भी उसमें जो था, उसमें तेजस्वी बिहार की नंबर 1 पसंद है और नीतीश कुमार जी नंबर 2 पसंद है एज ए नेता, ठीक है ना। लेकिन जब एक गठबंधन चुनाव लड़ता है तो समीकरण दूसरे होते हैं। वहाँ पे भाजपा जैसी बड़ी पार्टी, नरेंद्र मोदी सेंटर में सरकार है, नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा जब नीचे उतरता है ग्राउंड लेवल पे तो स्थितियां बदलने में टाइम नहीं लगता है। और महागठबंधन के लिए एक खतरे की घंटी एक और है, जो तेज प्रताप यादव जी इधर 2-3 दिन से थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं, जो अपनी एक पार्टी का कुछ ऐसा सुगबुगाहट है कि वो ऐलान कर सकते हैं। अगर ऐसा वो कुछ करते हैं तो तब महागठबंधन के लिए तो बहुत ही बड़ा एक झटका होगा जो है। बिल्कुल विनय तिवारी जी, और कई ऐसे दल हैं, चाहे हम ओवैसी की पार्टी की बात करें, चाहे हम प्रशांत किशोर की बात करें, और चाहे हम तेज प्रताप यादव, अगर वो भी अपने दल के साथ जो है चुनावी मैदान में उतरते हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान ने भी ऐलान कर दिया है कि भाई हम भी 243 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। और देखने वाली बात होगी कि ये जो समीकरण है वो किसके पक्ष में जाते हैं। फिलहाल आप सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, चुनावी बिगुल जो है वो अभी नहीं बजा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ बिहार के दौरे पर हैं और इससे कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मी जो है वो बराबर बढ़ती नजर आ रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जहां चंपारण में 7,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होगा, आने वाले चुनावों में इससे कितना नफा होगा पार्टी को, और साथ ही विपक्ष की जो टेंशन बढ़ी है वो क्या सही साबित होगी, या फिर विपक्ष आपराधिक मामलों और SIR के मुद्दों पर अपनी सियासी जमीन तराशने की जो कोशिश कर रहा है वो कामयाब देखने को मिलेगी, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। इस खास चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जमीन बिकाऊ है। नेशनल हाईवे 2 से सिर्फ 127 मीटर अंदर। पता गोपालपुर, अजीतमल, जिला औरैया। संपर्क करें 9412273895 753384